सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कि आज हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कितने जो भी उसमें फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है, हमने आज उन फॉर्मूले को पढ़ना है और जितने भी कंसेप्ट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम यूज कर रहे हैं फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, आज हम उसका सारा मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्टेंस क्या है? मान लो ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट वेज हैं, ऑब्जेक्ट के पास इनफाइनाइट वेज हैं कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकता है, ठीक है। वो इस रास्ते जा सकता है ऐसे, दिस इज पाथ 1, या फिर वो ऐसे जा सकता है, दिस वन, दिस इज पाथ 2, ठीक है, या फिर वो इस तरह से ऐसे ऐसे घूम के जा सकता है, दिस इज पाथ 3। मींस देयर आर इनफाइनाइट वेज in which the particle can move from one point to another point। तो कितना उसने पाथ कवर किया, उस पाथ की जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ पाथ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ए और बी पॉइंट से अगर हम सबसे छोटा रास्ता देखें तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ वो कौन सा होगा? दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम बात कर रहे थे स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी, तो मैंने क्या बताया था? स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए समय लिया, दैट इज टाइम टेकन। इसी तरह जो वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया और कितना उसने टाइम लिया। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, सारा थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स के ऊपर आते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो स्पीड है वो कई तरह का होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड मैंने क्या बताया था कि जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें, ये डिस्टेंस और अगर हम टाइम का ग्राफ लें तो क्या बनेगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। वहीं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो इसका ग्राफ होगा वो एक कर्व होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो इस दोनों ग्राफ से हमको ये पता लगता है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यहां से हमको क्या पता लग रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इन द सेम टाइम इंटरवल वो सेम नहीं है। देयर इज अ अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरह वेलोसिटी भी दो तरह की है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब बस यहाँ पे जहां हमने डिस्टेंस का यहाँ पे वैल्यू लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखना इस कंसेप्ट में कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसका नेगेटिव एक्सिस नहीं होगा, ये नेगेटिव एक्सिस नहीं होगा। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका नेगेटिव एक्सिस भी हो सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव हो सकती है। तो ये साथ के साथ इनके बीच में डिफरेंस भी हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। स्पीड कैन नॉट बी जीरो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो स्पीड उसके मोशन के दौरान जीरो नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अगर कोई बॉडी जहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है अगर घूम के वहीं उसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो इसका मतलब वहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। और उस केस में जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या कितनी हो जाएगी? जीरो। ये तो कांसेप्ट हो गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का, वेलोसिटी एंड स्पीड का। एक बात और मैंने बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से जो इसका स्लोप होगा, स्लोप का मतलब क्या होता है? एंगल। ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्लोप। जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा या फिर वेलोसिटी होगा। अगर मैं यहाँ पे दो ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम का दो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, दिस इज फॉर बॉडी ए एंड दिस इज फॉर बॉडी बी। तो अगर मैं इस ग्राफ से पूछूं कि बताओ किस बॉडी का जो स्पीड है वो ज्यादा है, कौन सी बॉडी ज्यादा स्पीड के साथ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। दैट इज क्योंकि इसका एंगल देखो, ए का एंगल क्या है? ज्यादा है और बी का एंगल क्या है? कम है।
तो मैंने क्या बताया, जितना एंगल ज्यादा होगा इट मींस उसकी स्लोप उतनी ज्यादा होगी एंड उसका स्पीड या फिर वेलोसिटी कह लो उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म स्पीड का कांसेप्ट। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट चीज नहीं है, एक ही कांसेप्ट है। बस अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और साथ में डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, साथ में डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसका मतलब हम वहां पे वेलोसिटी की बात करते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्शन नहीं ले रहे, हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो इसका मतलब हम वहां पे किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। वहां पे डायरेक्शन नहीं है, मींस वेलोसिटी की बात नहीं होगी वहां पे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है द स्पीड या फिर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि एक खास समय पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे उस बॉडी की स्पीड कितनी है या फिर उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो उसको डिनोट कैसे किया जाता है? अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड देखूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी कह लो, दैट विल बी dx by dt, dx by dt। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx by dt? dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कह लो या फिर चेंज ऑफ डिस्टेंस कह लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू किस तरह से बॉडी जो है वो उसमें चेंजेस आ रही है, उसके पोजीशन में चेंजेस आ रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं तो ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और अगर वेक्टर नहीं ले रहे हैं, सिंपल इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर ऊपर वेक्टर आ गया इट मींस वेलोसिटी है, अगर वेक्टर नहीं आया तो वो स्पीड की बात होगी। और जिस डिवाइस से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करते हैं उस डिवाइस का नाम क्या है, स्पीडोमीटर। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और जो हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कॉन्सेप्ट का, दैट इज द एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो ध्यान समझना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे। ठीक है, और इसके फिर हम आगे स्पेशल केस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो एक तो मेथड है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन मींस टू से कि स्टेप बाय स्टेप उसका फॉर्मूला लिखो, है ना, उसको फिर डराइव करो, उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और उसका फिर आंसर निकालो। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड, अगर मान लो हमको वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में आ रहा है, तो अगर हम वहां पे ये प्रोसीजर फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, तो वहां पे हमारा वो टाइम एक तरह से वेस्ट होगा और हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व करके हम उसको आंसर करें। तो इसलिए हमको कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले लर्न करने पड़ते हैं या फिर उसको बनाना आना चाहिए। शॉर्टकट फॉर्मूले कैसे बनते हैं, तो पहले हम एवरेज स्पीड समझ लेते हैं कि क्या होता है। एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि टोटल कितना किसी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसने कितना समय लिया, टोटल टाइम। तो इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, अब मान लो कि बॉडी ने यहां से यहां तक मोशन किया, ए से बी तक मोशन किया, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ए से सी और सी से बी। मान लो ए से सी जो है वो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया x1। ठीक है, ए से सी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ x1, और सी से बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ मान लो x2। ये अभी हम जनरल कंसीडरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ए से सी x1 और सी से बी x2। यहां से यहां तक जाने में उसको कुछ समय लगा होगा, दैट इज सपोज t1, और यहां से यहां तक जाने के लिए उसको समय लगा सपोज t2। तो अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका एवरेज स्पीड निकालूं तो एवरेज स्पीड क्या बनेगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाय टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2। ये बना, दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला, है ना, जनरल फार्मूला हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पे एक केस लेता हूं, केस 1, इफ टाइम इज सेम, टाइम इज सेम मतलब कि ए से सी तक का जो समय है और सी से बी तक का जो समय है वो टाइम सेम है, तो उस केस में एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो देखो, अगर मान लो t1 की वैल्यू t2 की वैल्यू के बराबर है, ठीक है, तो यहां से यहां तक हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2। अब क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे t प्लस t लिख सकते हैं, इसको t मान लो, t प्लस
टी, क्योंकि टाइम क्या है वहाँ पे, सेम टाइम है। अगर मान लो यहाँ से यहाँ पे जाने में उसको 30 मिनट्स लगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 30 मिनट्स लगेंगे, तो हम यहाँ पे t प्लस टी दैट इज 2t लिख देते हैं। x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2t। अब अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक a से c की वेलोसिटी v1 है और c से b की वेलोसिटी v2 है, तो बताओ v1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 अपॉन t, और v2 की वैल्यू कितनी होगी, x2 अपॉन t। यही होगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने क्या बोला है कि यहां से बॉडी ने a पॉइंट से c तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितनी स्पीड से ट्रेवल किया, v1 स्पीड से, और c से b उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितनी स्पीड से ट्रेवल किया, v2 स्पीड से। तो v1 और v2 निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, v1 इज इक्वल टू x1 अपॉन t और v2 इज इक्वल टू x2 अपॉन t। मैंने यहाँ पे t सेम रखा है, क्यों, क्योंकि हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, इफ द टाइम इज सेम, टाइम सेम है। तो यहां से बताओ x1 की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, x1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, v1 इंटू टी, और यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v2 इंटू टी। ये x1 और x2 आ गया, डिस्टेंस निकाल लिया। अब इन दोनों को हम पुट कर देंगे एवरेज स्पीड में, एवरेज स्पीड में। तो बताओ एवरेज स्पीड कितना आएगा, एवरेज स्पीड कितना आएगा, x1 कितना है अपने पास, v1 t प्लस v2 t डिवाइड बाय 2 इंटू टी। अब ऊपर यहाँ पे हम t कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 t, तो ये t से t कैंसिल हो गया, तो यानी कि एवरेज स्पीड का हम डायरेक्ट फॉर्मूला जो याद रखेंगे दैट विल बी v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, दोनों स्पीड को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। लेकिन कब करना है ऐसा, डायरेक्ट फॉर्मूला कब करना है ये, जब हमारे पास दोनों इंटरवल का टाइम सेम हो। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो रही है और जो दूसरे से नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो रही है, डिस्टेंस हो रहा है, उसका टाइम सेम होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं रादर देन कि ये पूरा सॉल्यूशन करें, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला लगाएंगे v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। दोनों स्पीड गिवन होगी, वहां से दोनों स्पीड को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, वहां से अपने पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस क्या होगा बताओ। अब यहाँ पे क्या है, हमने डिस्कस क्या किया है कि टाइम सेम है, दोनों इंटरवल का टाइम सेम है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या होगा कि डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया, डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया। तो सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बोथ इंटरवल्स आर सेम। दो इंटरवल हमने मान लिए, ठीक है, उसमें डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो सेम है। तो अब इसका हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है एवरेज स्पीड का। ठीक है, तो मान लो कि ये हमने केस माना था, ये डिस्टेंस मान लो x है, तो ये भी डिस्टेंस x होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन इसका टाइम t1 होगा और इसका टाइम t2 होगा, टाइम डिफरेंट है बट वी हैव सेम डिस्टेंस, राइट। जब a से c गया कितनी स्पीड के साथ, मान लो v1 स्पीड के साथ, और c से b गया कितनी स्पीड के साथ, मान लो v2 स्पीड के साथ। तो अब यहाँ पे पूछ लिया कि बताओ एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड। तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला सेम वही रहेगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला था ना। तो अब वैल्यूज पुट करो पहले। टोटल डिस्टेंस कितना है x प्लस x, टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x अपॉन t1 प्लस t2। अब टाइम डिफरेंट है तो हम यहां से पहले टाइम की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहां से v1 क्या होगा, v1 क्या होगा, v1 वेलोसिटी या स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है x अपॉन टाइम कितना है t1। तो यहां से t1 की वैल्यू क्या बनेगी, x अपॉन v1, ये t1 आ गया। इसी तरह t2 निकालो, तो v2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो t2 कितना आ जाएगा, x अपॉन v2। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या बनेगा, एवरेज स्पीड 2x डिवाइड बाय t1 क्या है x अपॉन v1, t2 क्या है x अपॉन
v2। इसको हम सिंप्लीफाई करना आता है, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? देखो इसमें से इन दोनों में से हम x फैक्टर कॉमन निकाल लेते हैं, ये x फैक्टर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1/v1 1/v2, ये x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 2/1/v1 प्लस 1/v2। अब इस टर्म का हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 2/v1 v2 v2 प्लस v1, ये वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा, डिवाइड के नीचे रेसिप्रोकल है तो क्या बन जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है। तो अगर मैंने कहा है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर किया 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर किया मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे टाइम सेम नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड का? दैट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, या फिर v2 प्लस v1 एक ही बात है, प्लस कर रहे हैं तो लगाओ फॉर्मूला। क्या वैल्यू थी अपने पास 30 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर, क्या बनेगा 2 × 30 × 50 डिवाइड बाय 30 प्लस 50 दैट इज 80। तो कितना बन जाएगा ये 32.5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 75 डिवाइड बाय 2, 75 डिवाइड 2 कितना होगा 37 आएगा, 37.5 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड। अब देखो अगर मैं इसको पहले वाले फॉर्मूले से निकालता v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 तो कितना आंसर आता 30 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 दैट इज 40। अब कितना आंसर आ रहा है 37.5, मींस आंसर डिफरेंट हो, क्योंकि उस केस में अपने पास टाइम इंटरवल सेम था, इस केस में अपने पास डिस्टेंस सेम, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी अलग अलग होगा। तो अब ये दो फॉर्मूले हमने अपने माइंड में रखने हैं, ये यहाँ पे नोट कर लो, दिस इज फॉर सेम डिस्टेंस एंड दैट इज फॉर सेम टाइम इंटरवल। गॉट इट? नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो सबसे पहले तो देखो हमें यह बताना चाहिए एक्सेलरेशन दो तरह का होता है। एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन सा? एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब क्या है? अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। कब पॉजिटिव आएगी, कब नेगेटिव आएगी? हमने पढ़ा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है आइदर यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है आइदर यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली, देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है आइदर यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली, देन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए अपने पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थे। फर्स्ट क्या था? v is equals to u plus at. Second equation of motion was s is equals to ut plus half at square, and third is v square minus u square equals to 2as. अब यहाँ पे इन टर्म्स का मीनिंग क्या था? v क्या है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी। जब कोई मोशन खत्म हुआ तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस। u is the initial velocity, a is acceleration, but which acceleration? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। और t क्या है? टाइम टेकन, कितना समय लिया उस मोशन को कंप्लीट करने के लिए। और s क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। s क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम यूज करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है बाय कैलकुलस मेथड, इसका जो डेरिवेशन है बाय कैलकुलस मेथड वो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया हुआ है ना, ऑलरेडी हमने एक लेक्चर तैयार किया हुआ है और उस लेक्चर में इन तीनों का ही हमने सिर्फ प्रूव किया हुआ है। ठीक है, बाय कैलकुलस मेथड।
क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी बेसिकली ये भी इसी का ही केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस ही है। क्यों? क्योंकि हम अगर बात करें कि ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ के लिए ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस 9.8 वैल्यू इज यूनिफॉर्म, कांस्टेंट है, ठीक है? थ्रू आउट द मोशन इसकी वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली, ठीक है? तो ये भी इसी का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या है, या तो हम बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं या बॉडी को हम नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं, ठीक है? ड्रॉप एंड दिस इज थ्रो। तो जब थ्रो करेंगे किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे, तभी बॉडी ऊपर राइज करेगी, है ना? और फाइनल पॉइंट पे जाके या मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, जहां से वो वापस नीचे की तरफ फॉल करने लग जाएगा। इसी तरह जब बॉडी को हम किसी हाइट से छोड़ते हैं, हाइट से ड्रॉप करते हैं, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि बॉडी को हमने जस्ट ऐसे क्या किया? ड्रॉप किया, ठीक है? तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। लेकिन जब ये नीचे ग्राउंड पे आएगा, यहाँ पे नीचे ग्राउंड पे आएगा, ग्राउंड को हिट करेगा, तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ हिट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे इन दोनों केस में भी अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन, इन दोनों केस में भी हम यही 3 फॉर्मूला यूज करेंगे। बस यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी ले लेंगे और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस का जी ले लेंगे। जी का मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिया हमने? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मोशन ऊपर की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है, बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, वो अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर या डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पे अब मोशन और जो एक्सेलरेशन है बोथ आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया। बट इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो मोशन को फेवर कर रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या कर रहा है? मोशन को फेवर कर रहा है, मोशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है? तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ये सारा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे फॉर दी न्यूमेरिकल्स। थ्योरेटिकल वाला जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ईच एंड एवरी डेफिनेशंस मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है? कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एक्सेलरेशन की कितने टाइप्स हैं, उसकी बकायदा हमने डेफिनेशंस पढ़ी है, ठीक है? तो वो सारा हमने कंसेप्ट किया हुआ है। इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ क्या किया, जितना भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, ओके?